नमस्कार बच्चों, मैं शुभम भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरकारी जॉब एकेडमी पे। जैसा कि कल के क्रम में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन चेक करें। और आज हम पढ़ेंगे लिपि और देवनागरी लिपि के बारे में, जो कि परीक्षा की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिपि क्या होती है। लिपि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा राम, तो ये राम जैसे लिख रही हूं, ये क्या है? एक लिपि है। ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो ये कौन सी लिपि हो जाएगी? ये लिपि बदल जाएगी, यानी कि लिपि के प्रकार हो जाएंगे, रोमन लिपि में हो जाएगा। तो लिपि क्या होती है? लिखावट या लिखने का ढंग या तरीका। ठीक है। उदाहरण, गुरुमुखी रोमन, पंजाबी, देवनागरी जो कि हम लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। गुजराती, उड़िया इत्यादि। ठीक है। भाषा शब्द होती है जबकि लिपि दृश्य। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं सिर्फ बात कर रही हूं, इसे सिर्फ सुना जा सकता है, ना कि लिखा। अगर मैंने ये लिखा है राम, तो ये दिखाई दे रहा है, अर्थात ये जो लिपि होती है वो देखी जा सकती है, दृश्य होती है। भाषा स्वतंत्र होती है जबकि लिपि भाषा पर निर्भर होती है। भाषा स्वतंत्र होती है मतलब भाषा कैसे भी बोली जा सकती है, लेकिन लिपि एक सीक्वेंसिंग होती है जिसपे हम शब्दों को लिखते हैं। एक तरीका होता है, एक सीक्वेंसिंग वाला तरीका। ठीक है। पहले भाषा का विकास होता है, फिर लिपि बनती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम बोलेंगे, पहले हमारे मन में विचार आएगा, विचार से हम बोलेंगे, उसके बाद ही हम लिखेंगे ना। ये तो सीक्वेंसिंग चली आ रही है प्राचीन काल से, कि पहले मनुष्य के मन में विचार आया, उसके बाद उसने सोचा, उसके बाद वो मुंह से बोला, उसके बाद उसने लिखी, उसे चित्रों के माध्यम से लिखा। ठीक है। तो पहले क्या हुआ? भाषा का विकास होता है, उसके बाद लिपि बनते। ध्वनियां अस्थायी होती परंतु लिपि स्थायी होती। ठीक है। ध्वनि वाणी से निकलती है, किंतु ध्वनियों को लिपि के जरिए लिखित रूप दिया जाता है। जैसे मैंने अभी ये दिया, ये क्या हो गया? लिखित रूप है। और अगर मैं राम बोल रही हूं तो ये क्या? मौखिक रूप है, मैंने बोल दिया, बस खत्म। और ये लिखा है, ये लिपि के माध्यम से लिखा हुआ है राम, जो हमें दिख रहा है। ध्वनि के जरिए विचारों का आदान प्रदान निकट में होता है, किंतु लिपि के जरिए दूर तक। ध्वनि के जरिए विचारों का आदान प्रदान। अब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं मौखिक रूप से, तो वो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है जो यहाँ से बहुत दूर है, तो वो कैसे करते थे? प्राचीन के लोग कैसे करते थे? शिलालेखों में लिख के या फिर किसी पत्र में लिख के वो भेजते थे, तो वहां वो समझ पाते थे कि हाँ इसने क्या बात कही। डायरेक्टली तो कोई इंसान नहीं जा सकता, तो वहीं पे लिखा हुआ है कि जो ध्वनि के जरिए विचारों का आदान प्रदान निकट होता है, जब निकट में होता है तो विचारों का आदान प्रदान होता है, किंतु लिपि के जरिए कहां तक किया जा सकता है? दूर तक किया जा सकता है। क्लियर है? अगला चलता है। तो लिपि की सही परिभाषा, मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वो तो हो गई सामान्य सी बात। ये है एक्चुअल परिभाषा, जो लिपि की परिभाषा है। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट 700 से 800 के शिलालेखों में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले कहां मिलता है? गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में, और किसके अनुसार? द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार। फिर आगे है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए
जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की। क्या कहते हैं? मूल ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों को मान लिया गया है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, और जो जिस रूप में लिखे जाते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला है, भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां मानी जाती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अर्थात जो लिपि थी वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। पहला थी सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्टी लिपि, तीसरी ब्राह्मी लिपि। आगे चलते हैं। ये है प्राचीन भारत की लिपियां। जैसे कि मैंने बताया, पहली कौन सी है? खरोष्टी लिपि। ठीक है, यह दाएं से बाएं लिखे जाते, मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। कौन सी लिपि है? पहली खरोष्टी लिपि। ये क्या लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। ठीक है, दूसरी थी ब्राह्मी लिपि। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ही फिर देवनागरी का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी भारत के प्रमुख एवं सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरी लिपि मानी जाती है, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, सिंधु घाटी। ये अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त की गई थी, लेकिन ये आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो इन दोनों लिपियों को छोड़ के जो मेन है वो हमारी ब्राह्मी लिपि है, जिसका हम आगे वर्णन देखेंगे। ब्राह्मी लिपि 2 लिपि में टूटी। पहली 2 शैलियों में आई, उत्तर शैली, दूसरी दक्षिण शैली। उत्तर शैली आई गुप्त लिपि में। गुप्त लिपि कब चल रही थी? गुप्त काल में, 4वीं से 6वीं शताब्दी में इस लिपि का व्यापक प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब यहीं पे बात करें दक्षिण शैली की, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चलती थी। दक्षिण भारत की विभिन्न लिपियों की उत्पत्ति दक्षिण शैली से हुई। यानी जितनी भी लिपियां हैं यहाँ पे, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, इनका दक्षिण भारत में इनका विस्तार हुआ है। अब इन्हीं में से निकल के आती है कुटिल सिद्ध मातृका, जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से 2 लिपियां आई। पहली आई शारदा लिपि और दूसरी आई हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हम इसको भूल के ये इंपॉर्टेंट रखेंगे कि जो देवनागरी लिपि है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में नागरी शब्द मिलता है। नागरी शब्द इसलिए पड़ा क्योंकि लिपि नागरों में प्रचलित थी। एक ये हो गया। दूसरा ये है, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र नगर से इसका गहरा संबंध माना जाता है, इसलिए इसे देवनागरी कहते हैं। दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये है, ब्राह्मणों के प्रयोग के कारण इसे नागरी नाम दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब अलग अलग जो लेखक वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग इसकी संज्ञा दी है कि इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा है। समझ में आया? अगले पे चलते हैं। वो तो हमने देखी 3 लिपियां होती हैं। अब हम देखेंगे इसका विकास कैसे होता है। जो लिपि है उसकी विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो मुख्यतः 6 अवस्थाएं मानी जाती है। जैसे पहली है चित्र लिपि, दूसरी है भाव लिपि, तीसरी है शब्द लिपि, चौथी अक्षरात्मक, 5वीं वर्णात्मक और 6वीं ध्वन्यात्मक। चित्रलिपि की बात करें, जैसे नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे चित्र भी मैंने इसलिए बनाया है। चित्रलिपि का मतलब चित्रलिपि सबसे प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है यह लिपि की, और चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए जाते थे। जब शुरू में इंसान भाव विचार उसके मन में आते थे तो क्या करता था? चित्र बनाता था। आप ऐसे याद रखेंगे, चित्र बनाता था। तो पहली कौन सी लिपि हो गई? चित्रलिपि। उदाहरण, गुफा चित्र, मिस्र की प्राचीन लिपियां इसी के अंतर्गत आती। समझ में आया चित्रलिपि क्या है? जिसमें जो पहले सबसे प्राचीन में मनुष्य क्या करता था? चित्र बनाता था, वो चित्रलिपि कहलाती। उसके बाद आती है भावलिपि। विचार और भाव को संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। एक चिन्ह के लिए एक विचार।
अब जैसे अभी अगर हम बात करें तो कोई अगर एक सिंबल दिखा दें तो हमें उसका भाव पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ये दिया है, ये हार्ट, अगर आप ये हार्ट कहीं पे देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, प्रेम महसूस होगा ना। तो ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा हुआ है। ऐसे ही भाव लिपि होती थी कि किसी एक विचार के लिए कोई एक चिन्ह डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाती थी, भाव लिपि कहलाती थी। अब तीसरी लिपि की बात करें, शब्द लिपि। शब्द लिपि एक चिन्ह और एक शब्द, ठीक है। चीनी लिपि इसका मुख्यतः उदाहरण है। चीनी लिपि में क्या होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, हर एक शब्द के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, बिल्कुल वैसे ही है, इसीलिए मैंने इसका चीनी लिपि का उपयोग किया है, ठीक है। सीखना कठिन होता है पर अर्थ इसका स्पष्ट होता है। इसका सिर्फ एक ही उदाहरण आप याद रखेंगे, चीनी लिपि इसका उदाहरण है, शब्द लिपि का। फिर चौथी अक्षरात्मक लिपि, इसमें क्या होता है, एक चिन्ह एक अक्षर, ठीक है। देवनागरी में का की आदि। अब जैसे हमने का लिखा तो ये का सिर्फ एक ही मतलब है और एक ही अक्षर है, ठीक है। ये एक चिन्ह है जो सिर्फ एक के लिए उपयोग किया जाता है, सरल और व्यवस्थित रूप से, ठीक है। ये का है, फिर इसमें एक मात्रा कर देंगे तो ये बड़ा का हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे कर देंगे तो ये बड़ी की हो जाएगा। तो सबके अर्थ अलग अलग है ना, एक के लिए तो एक ही नहीं प्रयोग किया जाता, सबके लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये समझ आया। अब पांचवें जाते हैं, वर्णात्मक लिपि। इसमें क्या है, एक चिन्ह और एक ध्वनि। जैसे कि अंग्रेजी का एबीसी, इसका मुख्य उदाहरण क्या कहलाएगा, अंग्रेजी का एबीसी, एक चिन्ह और एक ध्वनि, कम चिन्हों में अधिक अभिव्यक्ति। इसका छठवें में जाते हैं, ध्वन्यात्मक लिपि। ध्वनि के आधार पर लेखन किया जाता है। देवनागरी लिपि को ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। उच्चारण के अनुसार लिखावट की जाती है। जैसे हमने उच्चारण किया का मा ले, तो ये हो गया कमल। उच्चारण के हिसाब से हम इसकी लिखावट करते हैं। ध्वन्यात्मक और ये क्या मानी जाती है, वैज्ञानिक लिपि भी मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैंने इसलिए आपको बताया कि इसके पार्ट हैं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ब्रीफली समझ सकते हैं। विकास हुआ सरल, उसके बाद जटिल, उसके बाद वैज्ञानिक। सरल कैसे हुआ, चित्रलिपि से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जटिल होता गया, जटिल होने के बाद ये वैज्ञानिक होता गया। वैज्ञानिक कैसे हो गया, जैसे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, वैज्ञानिक लिपि। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक व वैज्ञानिक लिपि। ऐसे चीनी लिपि की बात करें तो शब्द लिपि का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या कहलाता है, चीनी लिपि। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले कि शब्द लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, चीनी लिपि। चित्र लिपि जो है कौन सी है, सबसे प्राचीन लिपि। अगर पूछता है सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि कौन है, चित्रलिपि, ठीक है। क्रम देख लेते हैं, पहले चित्रलिपि आया, भाव लिपि, उसके बाद शब्द लिपि, उसके बाद अक्षरात्मक लिपि, उसके बाद वर्णात्मक लिपि, उसके बाद ध्वन्यात्मक लिपि, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं तीन महत्वपूर्ण जो लिपियां हैं उनकी, खरोष्ठी, ब्राह्मी और सिंधु घाटी। थोड़ा थोड़ा हमने उसमें भी पढ़ लिया था। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग प्राचीन भारत में विशेष रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किया जाता है। इसका काल माना गया है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक। क्षेत्र इसका कौन सा था, गांधार, तक्षशिला, उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ भाग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझेंगे क्योंकि हमारे लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्राह्मी है, ठीक है। तो खरोष्ठी पढ़ते हैं। फिर खरोष्ठी लिपि की क्या विशेषताएं थी, ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती, यानी यहां से शुरू होती थी और फिर यहाँ लिखी जाती। और हमारी जो देवनागरी लिपि है वो भी बाएं से शुरू होती है और ऐसे लिखी जाती है। ये जस्ट अपोजिट है उसका, ठीक है। यह आरमाइक लिपि से विकसित हुई माने जाती है। इसमें 32 से 35 अक्षर और चिन्ह पाए जाते हैं। मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखने के लिए इसका उपयोग किया गया।
यह बौद्ध धर्म से संबंधित अभिलेखों में भी मिलती है। ठीक है, कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। और ये इसका उदाहरण है, कुछ इस तरह लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। अशोक के शिलालेख में ये मिली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन लिपियों में से एक। इसका काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से आगे तक माना जाता है। क्षेत्र क्या है? पूरे भारतवर्ष में अशोक के शासनकाल में विस्तृत रूप से इसका प्रयोग किया गया था। इस लिपि की विशेषताएं देख लेते हैं। यह क्या लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ये कहाँ लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। ये लिखी जाती है बाएं से दाएं, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर हमने यहाँ आगे लिखते गए। और इसमें क्या है? यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर आगे लिखते गए। ठीक है, इसमें लगभग 40 से 50 अक्षर चिन्ह थे। इसमें कितने थे? 32-35। इसमें कितने थे? 40 से 50 अक्षर चिन्ह थे। यह देवनागरी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि सभी भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। मुख्यतः प्राकृत भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त हुई थी। अशोक सम्राट के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, अशोक के शिलालेखों में मिली हुई नासिक गुफा के अभिलेख। तीसरी लिपि है सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी लिपि विश्व की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है, जो आज भी क्या है? पढ़ी नहीं गई है, अपठित है। इसका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत के कुछ भाग में फैले हुए हैं। इस लिपि की विशेषताएं देख लेते हैं। ये लिपि अभी तक क्या है? अपठित है। यह अधिकतर मुहरों, ताम्रपटों, मिट्टी के बर्तनों आदि पर अंकित मिलती है। इसमें लगभग 400 से 600 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी बिल्कुल कैसे? देवनागरी लिपि की तरह या फिर ब्राह्मी लिपि की तरह। भाषा का ज्ञान ना होने के कारण इसका पूर्ण विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, यानी कि ये क्या की गई है? ये पढ़ी नहीं गई है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि का थोड़ा विस्तार में। जैसा कि परिचय हमने पढ़ ही लिया है कि ब्राह्मी लिपि क्या है। ठीक है, क्षेत्र विस्तार भी हमने पढ़ लिया है। संपूर्ण भारतवर्ष में कश्मीर से कर्नाटक, गुजरात से बंगाल तक, नेपाल, श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड के कुछ भागों में इसका विस्तार है। ठीक है, लगभग 3री शताब्दी से लगभग 6ठी शताब्दी तक प्रयुक्त रही ये। उसके बाद प्रमुख अभिलेख। ब्राह्मी लिपि अब तक सबसे प्राचीन और विश्वसनीय अभिलेख अशोक के सम्राट के शिलालेख में है। अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं लिपि की विशेषताएं। यह ध्वन्यात्मक लिपि है, अर्थात प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित किया गया है। इसमें स्वर और व्यंजन स्पष्ट रूप से अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। लिपि सरल, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित। इस लिपि में मात्राएं के बाद में जोड़ी गई स्वरों के लिए, चिन्ह के लिए इसमें क्या है? जो मात्राएं हैं वो बाद में जोड़ी गई। इसमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग सीमित था। ठीक है, ये हुआ इसका प्रयोग और महत्व। ब्राह्मी लिपि का उपयोग शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, धर्म ग्रंथों और साहित्य के लेखन में हुआ है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति की एकता को बढ़ाया है। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ यह लिपि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस आदि देशों तक पहुंची। भारत की लगभग सभी लिपियां देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि ब्राह्मी से ही विकसित हुई। यह भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, प्रशासनिक व्यवस्था और साहित्य के विकास की आधारशिला सिद्ध हुई है। ठीक है, अब जो ब्राह्मी लिपि है उसका अगर विकास क्रम देखें कि उससे देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई है, तो पहले तो ब्राह्मी थी, उसके बाद आई गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्धिम लिपि, उसके बाद नागरी, उसके बाद फिर देवनागरी। 10वीं शताब्दी से आधुनिक काल तक जो चल रही आ रही है। ठीक है, ब्राह्मी अक्षरों में गोलाई और सरलता आई ब्राह्मी में। फिर गुप्त में
अक्षर अधिक विकसित और लिखने में प्रवाहमयी। उसके बाद जो सिद्धिम है यानी नागरी अक्षरों में शिरोरेख। शिरोरेखा क्या कहलाती है? अगर जैसे हमने लिखा है कमल, कहाँ गया? मैं कहाँ? जैसे हमने लिखा हमने यहाँ पे लिखा कमल, ठीक है। तो कमल अगर मान लीजिए ऐसे लिखा, अब इसके अंदर जो हमने ये डंडी लगाई है ना, इसी को क्या कहते हैं? शिरोरेखा। तो इसका विकास जो है वो कहाँ हुआ है? नागरी में, सिद्धिम लिपि में 6वीं से 8वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। अब आखिरी में हमारी आती है देवनागरी। अक्षरों का वर्तमान रूप विकसित हुआ जो आज तक क्या है? प्रचलित है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ब्राह्मी लिपि समझ में आई होगी। अब आगे हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की। ब्राह्मी लिपि के अंदर ही जब उसका विस्तार हुआ तो सबसे लास्ट में जो आती है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ, ठीक है। नगरों में प्रचलित होने के कारण ये क्या कहलाई? देवनागरी कहलाई। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे मत मिलेंगे जिसमें से ये बताया गया है कि इसका देवनागरी नामकरण क्यों पड़ा। कुछ लोगों का ये कहना है, ठीक है, अभी कुछ लोगों का ये कहना है पाटलिपुत्र को नागर, ठीक है, और चंद्रगुप्त को देव कहते थे और इन्हीं के कारण देवनागरी नाम दिया गया। अगला, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नागरी पड़ा। कुछ कहते हैं ब्राह्मण के नागर के ब्राह्मणों के नाम के कारण इसका क्या नाम पड़ा? नागरी पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नागरी पड़ा। अगला है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट की एक शिलालेख में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो स्टेटमेंट्स हैं, सबने अलग अलग दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख, ठीक है। अगला है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित, जैसे कि मैंने कहा का एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह। फिर दूसरा खा, ध्वनि बदल जाती है ना, तो एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया। ब्राह्मी लिपि की जितनी भी लिपियां हैं वो क्या लिखी जाती हैं? बाएं से दाएं लिखी जाती है ना। जैसे मैंने अभी लिखा का, खा, गा, घा, ठीक है, या फिर ऐसे लिखे राम, स्कूल, ज्यादा है। कहाँ लिखा हमने? यहां से शुरू किया, बाएं से और दाएं तक खत्म किया, ठीक है। तो ऐसे बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवगिरी की लिपि प्रस्तावित की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला चलते हैं, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926, ये केसरी इसका केसरी का है 1926 और सन इनका है 1904।
टाइपों की छटाई के लिए 190 टाइपों की एक फॉन्ट बनाई, जिसे क्या बोला जाता है, तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में अपने पत्र किसके लिए, केसरी के लिए, टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों की एक फॉन्ट बनाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया। अब आप कहेंगे अनुस्वार क्या है, पंचमाक्षर क्या है। अब जैसे हम लिख रहे हैं का, हा, गा, घा और लास्ट में अंगा, ये जो है ना, ये पंचमाक्षर कहलाता है। ऐसे ही जितने भी फिर आगे की जितने भी 12 खड़ी लिखते जाएंगे या फिर काखा गा के आगे लिखते जाएंगे, तो जो लास्ट में आएंगे उन सबको क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। अब इन्होंने कहा कि पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग। अगर हमने लिखा है घंटा, ठीक है, तो जो अंक का बिंदी है ना, ये आड़ा से आया है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, श्याम सुंदर दास ने, कि अनुस्वार का प्रयोग करना है, मतलब इसको कैसे कन्वर्ट कर देना है, ऐसे। एक और उदाहरण देखिए, हमने लिखा चंचल, हमने लिखा चंचल, ये पहले का चंचल है, ऐसे लिखा जाता था। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो आपने प्रयोग किया है, ये बिंदी का, ये क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है ना, अनुस्वार कहलाता। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे, ये इंपॉर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा में सन 1945 में नागरी लिपि के सुधार के लिए क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 1945 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये आ चुका है कि अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। चलिए आगे पे चलते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सिंधु घाटी जो लिपि थी वो कुछ चित्राक्षर थी, कुछ ध्वन्याक्षर थे। इसके प्राचीनतम नमूने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुए। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनिया चिन्ह संख्या को लेकर विद्वानों के कई मतभेद हैं। हंटर इसकी संख्या 253 और लैंडन इसकी संख्या 228 तथा गैंड इनकी संख्या 396 मानते हैं। 3 है मेन, हंटर है, लैंडन है और स्मिथ 396 मानते हैं। ठीक है, अगला है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ किसमें मिलता है, ललित विस्तार। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा। देखिए इसमें ज्यादातर चीजें जितने भी देवनागरी लिपि की मैंने विशेषताएं बताई है, ज्यादातर चीजें फैक्ट वाइज है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बस फैक्ट वाइज कोई भी पूछ लेता है। जैसे इसी को पूछ लिया, हंटर की कितनी संख्या दी है, लैंडन ने कितनी संख्याएं दी है, स्मिथ ने कितनी दी है। ठीक है, और इसका प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इस ग्रंथ में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी बताया गया। जो अशोक के समय लिपि चलती थी उसका क्या नाम बताया गया है, ब्राह्मी बताया गया। ठीक है, नित्य शोध कार्णव के भाष्य सेतुबंध में भास्करानंद ब्राह्मी का नाम नागर या नागरी लिपि माना जाता। ठीक है, अगला चलते हैं। अब हम बात करेंगे बुलर के अनुसार भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा के लगभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया। ये भी एक स्टेटमेंट ही है। ठीक है, इसके अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें 9 स्वर और कितने 32 व्यंजन। ये आप याद रखेंगे। इनके अनुसार क्या थी, ब्राह्मी लिपि में कितने 41 अक्षर थे, 9 स्वर 32 व्यंजन थे।
कनिंघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई। एडवर्ड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया है। ठीक है, एडवर्ड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि का निर्माण किसने किया है? द्रविड़ों ने किया है। और कनिंघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप, बस्ती और बरली गांव से प्राप्त हुए। ये वही है देवनागरी लिपि का विस्तार, या कह सकते हैं उसका डिटेल। लिपि के आचार्य डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि ब्राह्मी का आविष्कार ब्रह्म या वेद की रक्षा के लिए हुआ है। अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग लेखक ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं देवनागरी लिपि के लिए। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 वर्ष तक रहा। ठीक है, इसके प्राचीनतम नमूने शाह बाजगढ़ी और मानसेरा के अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुए। ठीक है, अब बात करें अरमाइक लिपि से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई है? अरमाइक लिपि से। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चीनी विश्वकोश फांसवांग शुलीन के अनुसार ब्राह्मी लिपि का नामकरण आचार्य ब्रह्म के नाम पे हुआ है। यह भी एक और स्टेटमेंट था ना इसके पीछे, ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्म के कारण। ये डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्म या वेद की रक्षा के लिए हुआ है। और एक ही स्टेटमेंट है कि ब्राह्मी लिपि का नामकरण आचार्य ब्रह्म के नाम पे हुआ। कहा किसने है? फांसवान शुलीन ने। कुछ लोग ब्रह्मा से जोड़कर भी ब्राह्मी को देखते हैं। ठीक है, विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है बौद्ध काल, तीसरा है गुप्त काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वैदिक काल की 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व तक। ब्राह्मी लिपि का गोल आकार लेने, जब ब्राह्मी लिपि गोल आकार लेने लगी, किस काल में? बौद्ध काल में। अब गुप्त काल, जिसके बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपि में विकसित हो गई। ये आखिरी का काल था, वो जो मैंने चित्र में बताया था उसमें था गुप्त काल का, आधुनिक में विकसित हो गई। ठीक है, गुप्त काल के आरंभ में ही ब्राह्मी दो भेद हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बुलन ने न्यून कोणीय लिपि कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बुलन ने न्यून कोणीय लिपि का नाम दिया है। यह लिपि कालांतर के कुटिल लिपि के नाम से जानी जाती। अगला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है। आप इसमें जितना भी देखेंगे जब सबसे ज्यादा क्या है? लेखकों के स्टेटमेंट्स है, या तो उनके जितने भी स्टेटमेंट उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्य युग की स्थापत्य शैली नागर के नाम पर नागरी नाम पड़ा। किसके अनुसार? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। रुद्रपट्टन श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं को बनाने के पूर्व उसकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिए जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाते थे। इसी से उनका नाम क्या पड़ा है? देवनागरी पड़ा। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुद्रण के लिए सबसे पहले देवनागरी टाइप सबसे पहले कहां बने? यूरोप में बने। ठीक है, चाइना विल्किस 1867 में देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक। ये याद रखेंगे, चाइना विल्किस। चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी फैक्ट वाइज ही है,
जितने भी लाइंस मैंने इसमें ऐड करी है सब फैक्ट वाइज है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। चार्ल्स विल्किंसन और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे महत्वपूर्ण, ये तो यही वाला है। कहाँ बने? यूरोप में बने। ये सेम रिपीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ बने सबसे पहले? यूरोप में बने। अब बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता जो है ये क्या है? एक अक्षरात्मक लिपि। ठीक है, इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत है कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित। उदाहरण, मनुष्य के मुख विवर से ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होने वाले स्थानों का यदि वैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो उसका क्रम इस प्रकार होगा। क्या होगा? पहला होगा कंठ, दूसरा होगा तालु, तीसरा होगा मूर्धात, चौथा होगा दंत और पांचवा होगा ओष्ठ और छठवां होगा नासिका। अब इसको अगर ये आपसे क्रम में याद है तो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ठीक है, सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद नासिका। अब चलते हैं देवनागरी लिपि की सीमाओं की बात करते हैं। इसके अक्षरों की बनावट बड़ी जटिल बताई गई। इन अक्षरों को लिखना और सिखाना बहुत कठिन तथा परिश्रम साध्य है। कहा गया है कि नन्हे बच्चों के मस्तिष्क में इसे बहुत बोझ पड़ता है। अच्छा, आप भी छोटे रहे होंगे तो ये बनाना, ज्ञा बनाना, ठीक है, त्रा बनाना, हा बनाना कितना कठिन था, मतलब एक वक्त लगता था। तो उसी तरह इसकी सीमाओं में बताया गया है कि जो इनके अक्षरों की बनावट जो है वो क्या है? बहुत जटिल है। इन अक्षरों को लिखना और सीखना बहुत कठिन और परिश्रम साध्य है। ठीक है, कुछ भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वर्णमाला बहुत लंबी है, अर्थात इसकी अक्षरों की संख्या अधिक और स्वरों की मात्राओं, आधे अक्षरों, द्वित अक्षरों, विभिन्न अक्षरों के नीचे अथवा ऊपर लगने वाले चिन्हों की संख्या इससे पृथक है। इतनी बड़ी वर्णमालाओं को स्मरण रखना, समझना और ठीक ठीक प्रयोग करना सामान्य विद्यार्थी के लिए क्या होता है? कठिन ही होता है। साथ ही मुद्रण और टंकण में यानी कि टाइप करने के लिए भी बहुत दुरूह है। जैसे कि मैंने कहा ना, कोई कोई शब्द, ज्यादातर जो है शब्द ऐसे हैं कि इनको बनाने में वक्त लगता है। जब छोटा बच्चा कोई पढ़ता है या फिर लिखता है तो पढ़ने में तो ठीक है, लिखने में इतना वक्त लग जाता है, इसलिए से कहा गया है कि ये थोड़ा सा क्या है? कठिन बताई गई। ठीक है, ऐसे ही गा, कुछ कुछ शब्द तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ कुछ जैसे घा हो गया, धा हो गया, ठीक है, चा हो गया। अभी सोचिए, घा छोटा बच्चा लिख रहा है, धा भी लिख रहा है, इसमें कहा उसको अंदर समझ में आएगा? बस थोड़ा सा अंतर है, घा में ऐसे बनेगा, धा में थोड़ा सा बस चेंज करना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी वो है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्या है? थोड़ा कठिन है बाकी शब्दों से। ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर देवनागरी लिपि के अनेक अक्षर अनावश्यक बताए गए हैं। उन्हें हटाकर अक्षरमाला की संख्या कम करने का सुझाव दिए गए। उदाहरण, कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी स्वरों का केवल आ के साथ उनकी मात्राएं लगाकर काम चलाया जा सकता है। ई उ ऊ ए ओ आदि की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी कुछ वैज्ञानिकों का कहना था, एक वैज्ञानिक उन्होंने कहा था कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आ
बड़ा आ हो गया, फिर छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है, ए हो गया। जैसे हम 12 खड़ी लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिखने का क्या किया गया था, मत प्रस्तुत किया गया था कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा। कुछ वैज्ञानिक मात्राओं की व्यवस्था में भी अवैज्ञानिकता खोजते हैं। उनका कहना है कि कुछ मात्राएं बाईं ओर और कुछ दाईं ओर क्यों लगती हैं। इसी प्रकार कुछ मात्राएं अक्षरों के नीचे और कुछ मात्राएं ऊपर लगाई जाती हैं। यह भी क्या है, अवैज्ञानिक है। खैर ये सीमाएं हैं दोष। अगले पे चलते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण तथा टंकन कठिन है क्योंकि वर्णों और मात्राओं को मिलाकर 400 से भी अधिक टाइप रखने पड़ते हैं। ठीक है। शिरा रेखा का प्रयोग अनावश्यक है, इसके कारण समय की बर्बादी होती है। आप भी लिखते होंगे तो पहले कोई लिखो, ठीक है, हमने लिखा कोमल, पहले लिखा, उसके बाद फिर एक डंडी खींची, फिर उसके बाद फिर कुछ लिखा, फिर डंडी खींची, तो ये क्या है, समय की बर्बादी होती है। ये कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शिरो रेखा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है। अब बात करें, देवनागरी में कई अनावश्यक वर्ण हैं जैसे लू, शाह आदि। इन वर्णों का मूल उच्चारण अब विस्मृत हो चुका है। अब री और ऋषि में तथा शाह और शाह में कोई अंतर नहीं बचा है, अतः वर्णों की अनावश्यक वृद्धि इसकी वजह से हो रही है। ठीक है, किसमें, शाह और शाह में और री और री में, इनकी वजह से क्या हो रहा है, अनावश्यक वृद्धि हो रही है। इनका अर्थ अगर हम उच्चारण करते हैं, री का उच्चारण करें तो सेम ही है, शाह का भी उच्चारण करें तो एकदम सेम ही आता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है, इनका जब अर्थ सेम है, उच्चारण सेम निकलता है, तो इन्हें हटा देना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक। हमने आज देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा, लिपियों के बारे में जाना। 3 प्रकार की लिपि होती हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी। ठीक है, तो बस इतना ही, अगले के क्रम में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।